घनघोर काली रात थी। आसमान पर काले घने बादल मंडरा रहे थे। बिजली की चमक जंग लगी सलाखों को उजागर कर रही थी, जिनसे चिपकी खड़ी थी बेजान सी सिया शास्त्री। शांत और मासूम चेहरा, आंखों में ना दर्द था ना खुशी, सिर्फ एक खालीपन था जो उसकी रूह को निगल चुका था। आखिर इतनी मासूम लड़की सलाखों के पीछे क्यों थी? तभी जेल का गार्ड वहां आया और कठोर आवाज में कहा, सिया शास्त्री, तेरी रिहाई का वक्त आ गया है, चल बाहर निकल। हैरानी थी, आज़ादी की बात सुन के भी सिया ने कोई हरकत नहीं की। तभी एक औरत ने कहा, इतने सालों कोई मिलने तक नहीं आया इससे, फिर इसकी बेल किसने करवाई होगी? सिया कुछ सोच के थोड़ा घबरा उठी और उसने सर हिलाकर बाहर निकलने से मना कर दिया। लेडी कांस्टेबल का गुस्सा बढ़ा और उसने अपने 2 साथियों को अंदर जाने का इशारा किया और गुस्से में कहा, खींच के लेकर आओ इसे। 2 सिपाही अंदर गए और सिया को कस के पकड़ा। उसके बेजान कमजोर हाथों को रस्सी से बांध दिया गया, जैसे किसी कैदी को जुलूस में ले जा रहे थे। सिया चीख रही थी कि उसे बाहर नहीं जाना, लेकिन कोई उसकी एक ना सुन रहा था। सिया को झटके से उठाया गया। उसने हल्की सी सिसकी भरी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे किसी जिंदा लाश को उठाया गया था। तभी एक कांस्टेबल तरस भरी निगाहों से कहने लगा, रिहाई नहीं है ये, एक कैद से छूट के दूसरे कैद में जा रही है। न जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जब इसके साथ वो सब हुआ। जिसने इसकी ये हालत की है वो तो अब भी उसी शहर में खुलेआम घूम रहा है। और इतना कह के वो सिया को लेके आगे बढ़ गया। सिया को एक छोटे अंधेरे कमरे में लाया गया। महिला कांस्टेबल ने कड़े आवाज में आदेश दिया, कपड़े निकालो, तुम्हारी चेकिंग होगी। सिया वहीं खड़ी रही, ना विरोध ना सवाल, बस खामोशी। उसके कान सुन रहे थे, मगर उसकी आत्मा कब की मौन हो चुकी थी। उसके कपड़े खींचे गए, शरीर पर पड़े काले नीले घाव सबके सामने नंगे हो गए, लेकिन उसमें शर्म या गुस्सा कुछ भी नहीं था। बेइज्जती का एहसास बहुत पहले ही मर चुका था। सिया की जांच पूरी हुई। उसके हाथों में उसकी कमाई के कुछ रुपए पकड़ाए गए और उसे कांस्टेबल के साथ आगे धकेल दिया गया। सिया के सामने जेल का बड़ा सा दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर थी घनघोर बारिश और तूफान का भयानक मंजर, और उसी दरवाजे से बाहर आई कमजोर टूटा हुआ शरीर लिए सिया शास्त्री। कपड़े भीगकर बदन से चिपक गए थे, चेहरे पर गहरे घाव थे, हाथ में बस एक कपड़े की थैली और उसमें गिने चुने 450 रुपए। सिया ने चारों तरफ उम्मीद से नजरें घुमाई, लेकिन ना कोई लेने आया था, ना कोई इंतजार कर रहा था। अचानक आसमान में बिजली कड़की। सिया सहम गई, मानो अतीत याद आ गया था। इसी बिजली की चमक में दूसरी तरफ रोशन हो उठी थी शहर के बीचों बीच खड़ी 50 मंजिला कांच की इमारत, अग्निहोत्री एम्पायर, जिसके अंदर शौर्य अग्निहोत्री अपनी लेदर की कुर्सी पर शांत बैठा था। उसकी उंगलियों में आधी सुलगी हुई सिगार थी। कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। उसके सामने घुटनों के बल एक आदमी गिरा हुआ था, पसीने से लथपथ, कांपता हुआ, माफी मांगता हुआ। शौर्य की आंखें लाल, बेरहम शिकारी जैसी लग रही थी। उसका हर पल उस आदमी को और कमजोर और बेबस बना रहा था। शौर्य धीरे से उठा। 6 फुट 3 इंच लंबा शरीर, जिसे देख के कोई भी घबरा जाए। शौर्य मौत की परछाई बनकर उस आदमी के चारों ओर घूमने लगा। दहशत से उस आदमी के आंसू बहने लगे। शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मानो दया दिखा रहा था, और फिर अचानक उसकी गर्दन मरोड़ दी। हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। शौर्य ने बड़े आराम से गहरी सांसें ली, फिर अपने रेशमी रुमाल से हाथ पोंछे, सिगार का लंबा कश लिया। धुएं के पीछे से उसके होठों पर एक हल्की जानलेवा मुस्कान उभरी। सामने बैठे बड़े बड़े व्यापारी डर से कांप रहे थे। शौर्य ने कठोर आवाज में कहा, जेंटलमैन, अगर किसी ने भी मुझे धोखा देने के बारे में सोचा भी तो याद रहे, यमराज से शायद बच भी जाओ, मगर शौर्य अग्निहोत्री से बचना नामुमकिन है। तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला।
भीगा हुआ हांफता हुआ शौर्य का राइट हैंड शेरा अंदर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखों में दहशत थी। शौर्य ने गुस्से में पूछा, शेरा, बिना इजाजत अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शौर्य का गुस्सा देख कमरे में तनाव और बढ़ गया। डायरेक्टर्स तुरंत बाहर निकल गए। शेरा कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, वो लौट आई है। शौर्य तेज आवाज में गरजा, कौन? बाहर बिजली गरजी। कमरा नीली रोशनी से चमक उठा। शेरा कांपते हुए फुसफुसाने लगा, सिया शास्त्री। शौर्य ने उसका गला पकड़ा, अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सिया शास्त्री जेल से कैसे बाहर आ गई? शौर्य ने शेरा को उठाकर जोर से जमीन पर पटका और गुर्राते हुए कहा, सिया शास्त्री, मुझे चाहिए वो भी जिंदा, एट एनी कॉस्ट। फाइंड वेयर इज शी। जल्दी से उसे ढूंढ कर निकालो, वरना बदले में तुम्हें मौत मिलेगी। सिया शास्त्री, ये नाम सुनते ही शौर्य की आंखों में आग भड़क उठी थी। उसने अपने सामने रखी भारी मेज को दोनों हाथों से झटके में पलट दिया। सारी फाइल्स फर्श पर बिखर गई और शौर्य ने जलता हुआ लाइटर फाइलों के ढेर पर फेंक दिया। कागज आग की लपटों में जलने लगे। आग भड़क उठी, कमरे में फैलने लगी। तभी धुएं से फायर अलार्म बज उठा। सीलिंग से पानी बरसने लगा। पानी और आग के बीच खड़ा शौर्य अग्निहोत्री एक अजीब खामोशी और गुस्से में खो गया था। उसकी आंखों की दहशत किसी राक्षस से कम ना थी। शेरा घबराते हुए और कांपते हुए शौर्य से कहने लगा, बॉस, मैं उसे मरवा दूंगा, इस बार वो नहीं बचेगी। शौर्य आग को चीरते हुए आगे बढ़ा और भयानक आवाज में गरजा, नहीं शेरा, वो मरेगी नहीं, उसे मौत भी नहीं छुएगी, क्योंकि उसे मुझसे मिलना होगा, अपने खौफनाक सपने से मिलना होगा। मुझसे मिले बिना मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसी समय दूसरी तरफ पूरा शहर अब तक गहरी नींद में था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर एक भी चिड़िया नहीं दिख रही थी। बीच बीच में एक पुलिस की वैन रात के राउंड पर घूमती हुई बाहर निकल रही थी और इसी के बीच घबराई सहमी सी सिया शहर के बाहर बसी एक गरीब बस्ती की ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसकी आंखों में उम्मीदें भी बढ़ रही थी। शायद बस्ती में कोई अपना बाकी था। सिया लंगड़ाते हुए एक गली में मुड़ी और उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। शायद उसका घर था। आंखों में आंसू और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। धीमे कदमों से बढ़ते हुए वो उस घर की चौखट पर पहुंची और दरवाजे पर आवाज की। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और सिया के सामने उसकी माँ खड़ी थी, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में उदासी। लेकिन सिया को देख अचानक उनका पारा बढ़ने लगा। सिया के मुंह से बस एक शब्द निकला, माँ, और फिर वो दरवाजा एक जोरदार झटके से बंद हो गया, जैसे सिया उनकी बेटी नहीं दुश्मन हो। दरवाजा सिया के मुंह पर ही धड़ाम से बंद हो गया। सिया एकदम हैरान थी। उसके होंठ कांपने लगे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। दिल इतना भारी हो गया कि वहीं फूट फूट कर रो दे। सिया अपने कांपते हाथों से फिर से दरवाजा खटखटा रही थी और माँ माँ चिल्ला रही थी। पूरी बस्ती में सिर्फ सिया की दर्द से भरी चीखें सुनाई दे रही थी। घर के अंदर सिया की माँ उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर और सहम गई और डरते हुए हड़बड़ाहट में दरवाजा खोल दिया। इससे पहले कि सिया कुछ समझ पाती, सिया की माँ ने उसका हाथ पकड़ा, उसे घर के अंदर खींच लिया। उसकी माँ की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। सिया अचानक से चुप हो गई, लेकिन फिर भी हल्की हल्की सिसकियां पूरे घर में सुनाई दे रही थी। माँ। इससे पहले कि सिया कुछ कह पाती, उसकी माँ ने उसे बीच में ही रोक दिया। तू यहाँ क्यों आई है? माँ के इस प्रश्न से सिया हैरान थी। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ माँ? कहीं जाके मर जा, क्योंकि अगर उसे पता चला कि तू यहाँ है तो तेरे साथ साथ तेरी 2 बहनों की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा वो राक्षस। सिया आगे कुछ भी कह नहीं पा रही थी। चली जा सिया, इस घर से बहुत दूर चली जा। अपने लिए कोई आसान मौत ढूंढ ले बेटा, क्योंकि यदि तू उसके हाथ लगी तो तेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर कर देगा वो। इतना कहते ही सिया की माँ फूट फूट कर रोने लगी और उसे धकेलने लगी। सिया दंग थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी नजर अपनी बहनों पर थी जो सो रही थी। सिया उनसे मिलना चाहती थी। माँ को सिया का रोना सुनाई नहीं दे रहा था। सिया मिन्नतें करने लगी। माँ, अच्छा होगा तू अपने हाथों मार दे मुझे, पर दूर जाने को ना कह।
माँ ने सिया को बेरहमी से घर के बाहर धकेला और अगले ही पल दरवाजा बंद कर लिया। सिया ने अपने आंसुओं के सैलाब को थाम लिया और सर झुकाकर निकल गई। ऐसा क्या किया था सिया ने जो उसकी अपनी माँ ने उससे मुंह फेर लिया? दूसरी ओर शौर्य गुस्से में धधक रहा था। शेरा घबराया हुआ शौर्य के सामने सर झुकाए खड़ा था। शौर्य ने गुस्से में शेरा से सवाल किया, शेरा, ये बता किसके हुक्म से सिया बाहर आई? शेरा ने घबराते हुए कहा, एक नया जज आया है, उसने ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिया को रिहा करने का ऑर्डर दिया। शौर्य ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। शेरा कांप रहा था, घबराते हुए बोला, बॉस, सुना है कि जज ने सिया को रिहा ना करने पर पूरे जेल सिक्योरिटी को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया था। ये समझ नहीं आया कि जज ने ऐसा क्यों किया। शौर्य ने झल्ला के कहा, जरूर किसी दुश्मन ने ये किया है, पता करो वो कौन है, वरना तेरी मौत तय है। पूरा शहर कब्जे में ले लो, लेकिन उस सिया को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। शेरा कांपते हुए बोला, जी बॉस। शौर्य ने सिगार जलाया, धुआं छोड़ा और एक लंबा कश लिया। आंखें बंद थीं, जैसे किसी तूफान को भीतर रोक रहा हो। इधर सिया फिर सड़कों पर अकेली थी, भीगी, टूटी और खामोश। कुछ कदम आगे मोड़ पर 3 आदमी नशे में धुत उसकी ओर वहशी नजरों से देख रहे थे। वो उसकी तरफ बढ़े। एक ने जोर से पुकारा, अरे ओ चम्मक चलो, कहाँ भाग रही है? रुक जरा, आज तो मजा आएगा तेरे साथ। सिया घबरा गई, सांसें तेज हो गई और वो वहां से दौड़ी, कचरे के ढेर के पीछे छिप गई। दिल की धड़कनें गूंज रही थी, सांसें थमी हुई थी। कदमों की आवाज पास आ रही थी, फिर धीरे धीरे दूर चली गई। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, छोड़ो ना यार, भिखारन लग रही थी, चलो आगे बढ़ते हैं। कदमों की आहट खत्म हुई। सिया ने धीरे से सिर उठाया और देखा, सामने एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने नरम लहजे में कहा, अरे सिया, तू यहाँ कचरे के डिब्बे में कैसे आई? सिया उसे पहचान नहीं पाई और घबराई सी आवाज में पूछा, तुम कौन? प्लीज मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे कुछ मत करो। उस आदमी ने सिया को संभाल के कचरे से बाहर निकाला और कहा, अरे सिया, मैं गोपाल, तेरा बचपन का दोस्त। याद है हम बचपन में कितनी मस्ती करते थे? तेरे हालात के बारे में सब जानता हूँ। सिया ने उसे पहचान लिया। गोपाल बोला, तू चल पहले मेरे साथ, यहीं पास में एक होटल है, पहले वहां चल के कुछ खा ले, फिर चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। सिया को एक पल को लगा जैसे भगवान सामने आ गए हों। माँ ने निकाल दिया, पानी तक नहीं पूछा, और सालों बाद एक बचपन का दोस्त अचानक मिल गया। भरोसे के साथ वो आगे बढ़ी। सिया और गोपाल बार पहुंचे, जहां का माहौल सिया को असुरक्षित लगा। गोपाल उसे टेबल पर अकेला छोड़ वॉशरूम चला गया। सिया को अकेले देखकर एक आदमी उसके पास आया। सिया कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो आदमी अपने साथी के साथ उसे जबरदस्ती एक कमरे में ले जाने लगा। सिया डर से चीखने लगी, छोड़ो मुझे, जाने दो, कहाँ ले जा रहे हो? गोपाल, गोपाल। पर ना कोई आगे आया और ना वो लोग रुके। उसे एक कमरे में लाया गया जहाँ कुछ लोग पहले से मौजूद थे। उनमें से एक था तेज प्रताप। चेहरे पर घमंड, आंखों में गंदगी और होठों पर घिनौनी हंसी। तेज प्रताप ने ऊंची आवाज में कहा, अरे वाह, क्या माल है। कमरा बेहया हंसी से भर गया। सिया कांप रही थी, उसकी आंखों में डर था, पर आत्मा में अब भी एक चिंगारी थी। एक गुंडे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, दिखने में आम सी लग रही है, देखते हैं कितनी नटखट है। सिया पीछे हटी। नहीं, मुझे जाने दो। दरिंदों ने सिया को बिस्तर से बांध दिया। तेज प्रताप शराब छिड़कते हुए उस पर फूल बरसाने लगा। सिया के गिड़गिड़ाहट और गोपाल की पुकार उन दरिंदों के अठास में दब गई। तेज प्रताप ने क्रूरता से कहा, आज रात तुझे नोचूंगा, फिर विदेशियों को परोसूंगा। बिस्तर गर्म करना सीख ले, जिंदगी बदल जाएगी। वो सिया के करीब आने लगा, जबकि बेबस सिया रहम की भीख मांगते हुए चीखती रही, पर बचाने वाला कोई ना था। तेज प्रताप ने जोर से झापड़ मारा और सिया के मुंह से खून आ गया। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, ना इंसान, ना भगवान और ना ही कोई शैतान। दूसरी तरफ शौर्य को एक फोन आया और दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, बॉस, सिया नाइट एंगल बार में तेज प्रताप के कमरे में जबरदस्ती ले जाई गई है। शौर्य के चेहरे पर भी एक दहशत उमड़ आई, पर वो झल्ला के बोला, सिया खतरे में है, मैं तेज प्रताप को मिटा दूंगा।
अगले ही पल शौर्य ने अपनी कार ब्लैक फरारी स्टार्ट की। इंजन गरजा, सड़कों पर पहिए दौड़ पड़े। शौर्य अंदर से खौल रहा था। बार में सिया की चीख गूंज रही थी। एक आदमी तेज प्रताप के पास दौड़ के आया और कहा, सर, इस लड़की को तो शौर्य के लोग ढूंढ रहे हैं। शौर्य का नाम सुनते ही तेज प्रताप का कमीनापन और बढ़ने लगा। तब तो उसे इसकी बोटियां ही मिलेंगी। सिया शौर्य का नाम सुन के सहम चुकी थी। वो गिड़गिड़ाने लगी, मुझे मार दो, मार डालो मुझे, लेकिन उसके हवाले मत करना। सिया को गिड़गिड़ाता देख तेज प्रताप के दिल को और अधिक सुकून मिल रहा था। उसके अंदर जलती वासना की आग सिया के जिस्म को नोचने के लिए और भड़क रही थी। सिया शौर्य का नाम सुन के सहम चुकी थी। वो गिड़गिड़ाने लगी, मुझे मार दो, मार डालो मुझे, लेकिन उसके हवाले मत करना। सिया को गिड़गिड़ाता देख तेज प्रताप के दिल को और अधिक सुकून मिल रहा था। उसके अंदर जलती आग सिया के जिस्म को नोचने के लिए और भड़क रही थी। सिया पागलों की तरह अब चीखे जा रही थी। आवाज में नफरत भी थी, खौफ भी था। और इतने ही देर में अचानक ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। सब हैरान थे कि क्या हुआ। दूसरी तरफ बार के कांच हिले। शौर्य की कार हवा में उड़ी और मेन गेट तोड़कर अंदर घुस गई। कांच के टुकड़े बिखर गए। लोग चीख उठे। शौर्य कार से बाहर आया, बार को घूर के देखा, सिगार जलाया, बंदूक हाथ में ली, चेहरे पर खामोशी, आंखों में नफरत की आग। शौर्य का चेहरा देखते ही दहलीज पर खड़े व्यक्ति ने चीखना शुरू कर दिया, शौर्य साहब, शौर्य अग्निहोत्री। लोग भागने लगे, कुछ गिर पड़े। शौर्य ने दहाड़ के कहा, सिया शास्त्री कहाँ है? किसी ने छिपाया तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। शौर्य ने बेबाक गोलियां दागी, टेबलें पलटी, शीशे टूटे और तभी उसे सिया की चीख सुनाई दी। वो उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां तेज प्रताप था। एक आदमी बीच में आ गया और बोला, रुको, अंदर साहब हैं। शौर्य ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया। उस आदमी के सिर से गोली पार हो गई। एक पल में सन्नाटा छा गया। शौर्य दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसा और देख के सन्न रह गया। तेज ने सिया के कपड़े फाड़ दिए थे। सिया कांप रही थी और तेज प्रताप खुद को चादर में लपेटे खड़ा था। तेज प्रताप वहशी नजरिए से सिया को घूरता हुआ शौर्य से कहने लगा, शौर्य, इस लड़की को चख लेने दे, फिर लेकर जा। वैसे भी क्यों बीच में आ रहा है तू? कुछ लगती है क्या ये तेरी? शौर्य तेज के पास आया। अगले ही पल बंदूक तेज के मुंह में ठूसी और बिना झिझक मैगजीन खाली कर दी। तेज प्रताप का मुंह छलनी हो गया। वो गिर पड़ा। कमरा खून से भर गया और बारूद की गंध हवा में फैल गई। शौर्य ने सिया को देखा। सिया खौफ से कांप रही थी। शौर्य की आंखों में एक नमी की झलक थी। उसने खुद को संभाला, अपना कोट निकालकर सिया पर फेंका और कहा, सिया, चलो यहाँ से। सिया पीछे हटी। नहीं, मुझे नहीं जाना। पर शौर्य ने उसे बाहों में उठा लिया और बाहर निकल गया और धमकाते हुए कहा, तुम्हारी मौत और तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम सिर्फ मैं बना सकता हूँ। तुम्हारी सजा तुम्हें सिर्फ मैं दूंगा। मेरे रहते तुम्हें मौत भी नहीं छू पाएगी। इतने में गोपाल वहां पहुंच गया। उसे लगा शौर्य सिया को नुकसान पहुंचा रहा था और उसने गुस्से में शौर्य पे हाथ उठा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई सिया को छूने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शौर्य के मुंह से खून निकल रहा था और वहां मौजूद हर इंसान ये मंजर देख के सहम गया। सबको लगा कि अब तो गोपाल का मरना तय है। शौर्य पलटा और गोपाल को गर्दन से पकड़ लिया। गोपाल की हालत खराब होने लगी। ये देख के सिया खुद को रोक नहीं पाई और उसने कहा, शौर्य, तुम मुझे सजा देना चाहते हो ना, तो प्लीज इसे छोड़ दो। इससे गलती हो गई, प्लीज इसे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, गोपाल को छोड़ दो। शौर्य ने गुस्से में सिया की आंसू भरी आंखों की तरफ देखा और गोपाल को धक्का देते हुए उसकी गर्दन छोड़ दी। गोपाल नीचे जमीन पे जा गिरा। शौर्य सिया का हाथ पकड़ के उसे कार की तरफ ले गया। बार में बस खामोशी रह गई, डर, धुआं और टूटे कांच। भीड़ में कोई धीरे से बोला, ये कौन था जो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया? तभी पीछे से दूसरे व्यक्ति का जवाब आया, शौर्य अग्निहोत्री, अग्निहोत्री एम्पायर का मालिक। आज उसने एक मामूली लड़की के लिए एक नेता का बेटा मार दिया। क्यों? ये लड़की इसकी क्या लगती है? तूफानी रात और सुनसान सड़क पर शौर्य की फरारी तेजी से दौड़ रही थी। शौर्य के साथ सिया सहमी हुई सी बैठी हुई थी। एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी दोनों के बीच।
शौर्य सामने देखते हुए गाड़ी चलाए जा रहा था। सिया की आंखों में शौर्य के लिए नफरत और शौर्य की निगाहों में सिया के लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। तेज रफ्तार में चलती हुई ब्लैक कार आखिरकार शौर्य के शाही पैलेस के सामने आकर रुकी। शौर्य ने बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला और अपने स्टाफ से कहा, इसे इसके कमरे तक ले जाओ, और वो अंदर की तरफ चला गया। सिया अब भी कार के अंदर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जैसे ही एक स्टाफ ने कार का दरवाजा खोला, वो घबरा गई। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। स्टाफ ने उसे शांत करने की कोशिश की। मैडम डरिए मत, बस अंदर चलिए। सिया स्टाफ की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। हवेली देखकर वो और भी सहम गई। स्टाफ ने कहा, मैडम अगर आप नहीं चलेंगी तो सर के कहने पर हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बेहतर होगा कि आप खुद चले, यहाँ से भाग नहीं पाएंगी आप। सिया मजबूर और लाचार थी, चुपचाप सिर झुकाकर चल दी। हवेली के अंदर सब कुछ बेहद शानदार था। संगमरमर की फर्श, बड़े झूमर, महकते फूल, पर उस चमक के बीच सिया को बस डर महसूस हो रहा था। सिया ने मन में खुद से कहा, सोचा नहीं था कभी फिर यहाँ लौटूंगी। दूसरी तरफ बार अब तबाही का मंजर बन चुका था। हर और टूटी बोतलें, खून से लथपथ फर्श और बीच में पड़ी थी तेज प्रताप की लाश। पुलिस ने पूरे बार को घेर लिया था। सर यहाँ तो जैसे कोई जंग हुई हो, एक कांस्टेबल ने कहा। इंस्पेक्टर ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में सख्ती और हैरानी थी। उसने धीरे से कहा, आज तक अपने करियर में ऐसा मंजर नहीं देखा मैंने। हर दीवार पर गोली के निशान थे। हवा में बारूद की गंध तैर रही थी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने अंदर वाले रूम में कदम रखा, तेज प्रताप की खून से लथपथ लाश को देख हक्का बक्का रह गया। एक पल के लिए आने वाले तूफान के भय से कांप गया। फिर कांस्टेबल से बोला, पूरा एरिया सील कर दो, मरने वाले की रिपोर्ट तुरंत भेजो लैब में, और उस बार के मालिक राणा को ढूंढो और वो 2 भाड़े के टट्टुओं का भी पता लगाओ। उस रात शहर की सड़कों पर सिर्फ पुलिस शिकारी की तरह दौड़ रही थी ताकि आने वाले भूचाल को रोका जा सके। दूसरी तरफ हवेली के अंदर शौर्य अपने कमरे में बैठा था। कमरे की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स और झूमर की रोशनी में भी वो बेचैन लग रहा था। उसके सामने आधा भरा शराब का गिलास रखा था और वो चुपचाप उसे देख रहा था। कभी कभी खामोशी भी चीख बन जाती है, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। वो अपने अंदर के तूफान से लड़ रहा था। गुस्सा, नफरत और अजीब सी बेचैनी, सब कुछ एक साथ उसके मन में घर बनाए हुए थे। शौर्य ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। क्या होगा अब सिया के साथ, जो थी अब खूंखार शौर्य अग्निहोत्री के चंगुल में। हवेली के अंदर शौर्य अपने कमरे में बैठा था। वो अपने अंदर के तूफान से लड़ रहा था। गुस्सा, नफरत और अजीब सी बेचैनी, सब कुछ उसे एक साथ उसके मन में घर बनाए हुए थे। शौर्य ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। हवेली के दूसरे हिस्से में सिया अपने कमरे में बैठी थी। उसने चारों तरफ हवेली की शान शौकत को देखा। खुद से कहा, इतना बड़ा घर, इतने लोग, फिर भी शौर्य तुम अकेले ही रहोगे। तुम्हें सजा दूंगी, ना दे पाई तो तुम्हारी आत्मा को वो चोट दूंगी जो तुम्हें जिंदगी भर जीने नहीं देगा। ये आलीशान घर तुम्हें किसी कैद से, नरक से कम नहीं लगेगा। वो उठी और कमरे की दीवारों को छूने लगी और उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। वो छोटी सी चौल जहाँ उसकी माँ के साथ उसकी हंसी गूंजती थी, और उसने उदासी से कहा, काश मैं वही होती। उसकी आंखें भर आई। उसने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ अंधेरा फैला था। सिया ने खुद से कहा, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आई थी मैं शौर्य। जहर से भर दिया तुमने मेरी जिंदगी को। यहाँ वापस लाके तुम फिर मुझे सजा देना चाहते हो, पर इस बार नहीं, क्योंकि अब मैं मरने से नहीं डरती। दूर कहीं शौर्य खिड़की के पास खड़ा था। उसने बाहर देखा। वही अंधेरा, वही हवेली, वही सन्नाटा। उसकी नजर एक पल को दूसरे विंग पर पड़ी जहां सिया के कमरे की लाइट जल रही थी। शौर्य और सिया दोनों अपने अपने कमरों में थे। एक के पास ताकत थी पर सुकून नहीं, दूसरे के पास मासूमियत थी पर आज़ादी नहीं, और इन दोनों की दुनिया अब एक दूसरे से टकरा चुकी थी, अतीत का कर्ज चुकाने के लिए। एक रात में बहुत कुछ बदल चुका था, शौर्य के लिए और सिया के लिए भी। अगली सुबह शौर्य अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। आंखों में गुस्से का वो सैलाब था जो किसी भी वक्त किसी पर टूट भी सकता था। उसने अचानक जोर से आवाज लगाई, समीरा।
दरवाजे के बाहर खड़ी नौकरानी घबराते हुए अंदर आई। जी साहब। शौर्य ने उसे घूरा। वो लड़की सिया क्या कर रही है? समीरा ने सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, साहब वो कुछ खा नहीं रही है, सुबह से कमरे में बंद है और लगातार रोए जा रही है। शौर्य के चेहरे पर अचानक परेशानी छा गई, पर फिर आंखें गुस्से से लाल हो गई, भौहें तन गई। उसने मेज पर रखा ग्लास उठाया और दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखर गए और कमरे में अचानक एक अजीब सी चुप्पी छा गई। मैंने कहा था उसका ध्यान रखो, क्या तुम सबको मुफ्त पैसे लेने की आदत है? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि समीरा कांप गई और उसने डरते हुए कहा, साहब हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही, किसी से मिलने से भी डर रही है। शौर्य ने उसकी तरफ घूरा, कुछ सोचा, फिर धीरे से बोला, सबको वहां से निकाल दो, अब मैं खुद देखता हूँ। वो कमरे से बाहर निकला। शौर्य के कदमों की गूंज पूरे गलियारे में फैल गई। हवेली के हर कोने में जैसे एक डर पसर गया। सिया के कमरे के बाहर खड़ी दो औरतें उसे देखकर डर गई। शौर्य ने कहा, जाओ, सब जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलते ही शौर्य हैरान रह गया। कमरे में हल्का अंधेरा था, खिड़कियां बंद थीं और फर्श पर बिखरे पड़े कपड़े सिया के बेचैनी की गवाह थे। सिया पलंग के कोने पर बैठी थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही उसने दरवाजे की आवाज सुनी, उसका शरीर कांप उठा। उसने डर के मारे दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए, खुद को ढकने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। मेरे पास मत आना। शौर्य ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर शौर्य कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन सिया की आंखों में डर देख के उसके पांव रुक गए। सिया मिन्नतें कर रही थी, मेरे करीब मत आना। शौर्य ठहर गया था, उलझा हुआ लग रहा था। न जाने उसका गुस्सा अचानक शांत कैसे हो गया था। सिया ने धमकी दी, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं खुद को जान से मार लूंगी। शौर्य कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, शायद उसका गिल्ट या शायद कुछ और। सिया के आंसुओं के सामने उसकी नफरत ने दम तोड़ दिया था और वो सिया पर चीख और चिल्ला नहीं पा रहा था। सिया के होठ कांप रहे थे और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। सिया! शौर्य चिल्लाया और उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके हाथ बीच में ही रुक गए। मदद करना चाहता था पर खुद को रोक लिया। अजीब सी उलझन थी, पर खुद को संभालते हुए चिल्लाया, किसी को बुलाओ तुरंत। कुछ ही पलों में स्टाफ अंदर आ गए। समीरा ने सिया को संभाला और घबराते हुए बोली, साहब शायद बेहोश हो गई है। शौर्य ने अपनी बेचैनी को छिपाते हुए बस इतना कहा, डॉक्टर को बुलाओ अभी। पर आवाज में बेचैनी छिपा नहीं पाया था। सिया को पलंग पर लिटाया गया। शौर्य पीछे हट गया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। शौर्य ने आंखें बंद की। उसे अपने ही शब्द गूंजते सुनाई दिए, इसे इसके कमरे तक ले जाओ, कोई इसके पास नहीं जाएगा। और अब वही लड़की उसकी हवेली में उसकी वजह से डरी, सहमी, बेहोश पड़ी थी। उधर शहर के दूसरे छोर पर एक और कहानी खून से लिखी जा रही थी। तेज प्रताप की मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। उसका बड़ा भाई यजुवेंद्र प्रताप अपनी हवेली में गुस्से से उबल रहा था। उसके सामने उसका एक आदमी खड़ा था जिसने कांपते हुए कहा, सर तेज प्रताप अब नहीं रहे। यजुवेंद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई, मानो आंखों में खून उतर आया हो। वो धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और भारी कदमों से उस आदमी की तरफ बढ़ा। गुर्राया, क्या कहा तूने? सर किसी ने उन्हें। आदमी की बात पूरी होने से पहले ही यजुवेंद्र ने उसकी गर्दन पकड़ी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आदमी की सांसें थमने लगी। मेरा भाई मर गया? यजुवेंद्र ने गुर्राते हुए कहा। उसका चेहरा लाल हो गया, गले की नसें उभर आई थी। और तू उसे बचा नहीं पाया? खबर देने आया है मुझे? उसने अपनी पकड़ और कसी। आदमी का चेहरा नीला पड़ गया, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी। कमरे में मौजूद बाकी लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। एक झटका और हड्डियों की चरमराहट की आवाज कमरे में गूंजी। यजुवेंद्र ने उसे छोड़ने के बजाय और कस दिया और फिर उसने उसकी गर्दन को इस कदर मरोड़ा कि उसका सिर उसके धड़ से अलग होकर यजुवेंद्र के हाथ में रह गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। यजुवेंद्र का चेहरा खून से सना हुआ था, पर उसकी आंखों में सिर्फ आग थी। उसने जोर से उस सिर को नीचे फेंका और कहा, जिसने मेरे भाई को मारा है अब वो जिंदा नहीं बचेगा, चाहे ये शहर ही क्यों ना जलाना पड़ जाए।
उसकी आवाज़ में ऐसी दरिंदगी थी कि वहाँ मौजूद हर शख्स कांप गया। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे उभर आए थे और माहौल में एक अजीब सी गंध फैल चुकी थी। उसने अपनी हथेलियां देखी जो अब पूरी तरह लाल थी। फिर उसने मुड़कर अपने आदमियों से कहा, राणा को ढूंढो और पता करो कौन है मेरे भाई की मौत के पीछे, और उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओ। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला।